नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ साथियों, इस चैनल का उद्देश्य है आप सबों को स्मार्ट ज्ञान के साथ साथ बीपीएससी पीटी, प्रधान अध्यापक, प्रधान शिक्षक तथा सीटेट तथा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में निश्चित सफलता दिलाना। जी हाँ साथियों, इसी संदर्भ में आज आपके बीच हम लेकर के आए हैं गणित के वीवीआई महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आज के इस अंक में ऐसे प्रश्नों का समावेश किया गया है जो पिछले 10 वर्षों में साथियों जो पिछले 10 वर्षों में साथियों 20 बार से अधिक विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में शिक्षक तथा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में 20 बार से अधिक ये सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं साथियों, 20 बार से अधिक। तो आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है साथियों। वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। और वीडियो यदि आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। जो भी साथी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं साथी, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें साथियों, इससे हमारी टीम का मनोबल बढ़ता है। तो फिर देर किस बात की साथियों, चलते हैं वीडियो के अगले पड़ाव पर और आरंभ करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण गणित का वीडियो। आज का पहला प्रश्न आपके बीच में ये स्क्रीन पर आ गया है साथियों। आज का पहला प्रश्न देख लेते हैं। गणित शिक्षण की कौन सी विधि बालकों के विचार एवं तर्क शक्तियों के विकास में उपयोगी सिद्ध होता है? जी हाँ साथियों, यहाँ पर आपके बीच में ऑप्शन आ चुका है। विश्लेषण विधि, गणित शिक्षण की कौन सी विधि बालकों के विचार एवं तर्क शक्तियों के विकास में उपयोगी होता है? यहाँ पर तर्क शक्ति और विचार के विकास का बात किया जा रहा है। विश्लेषण विधि, आगमन विधि, संश्लेषण विधि और तार्किक विधि। जी हाँ साथियों, इस प्रश्न का जो उत्तर होगा विश्लेषण विधि होगा। विश्लेषण विधि के द्वारा जो होता है क्या कि बालकों में विचार एवं तर्क शक्तियों का ये विकास होता है। विश्लेषण विधि में क्या किया जाता है साथियों कि विश्लेषण विधि में जो हम लोग जाते हैं अज्ञात से ज्ञात की ओर जाते हैं और ये अस्थायी ज्ञान देता है विश्लेषण विधि। ऊंची कक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी होता है, लेकिन छोटी कक्षाओं के लिए थोड़ा सा ये आसान विधि नहीं होती है साथियों। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। जो अगला प्रश्न है 92 नंबर का, किस विधि द्वारा अर्जित ज्ञान अस्थायी होता है? जी हाँ साथियों, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। किस विधि द्वारा ज्ञान अस्थायी होता है? संश्लेषण विधि नंबर 1 में, विश्लेषण विधि, आगमन विधि और प्रयोगशाला विधि। काफ़ी कंफ्यूजिंग सवाल है साथियों। यहाँ पर सभी लोग ये सोचेंगे कि प्रयोगशाला विधि द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होगा वो अस्थायी ज्ञान होता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है साथियों। गणित में जो है प्रयोगशाला विधि से भी ज़्यादा अस्थायी ज्ञान हमें क्या प्राप्त होता है? विश्लेषण विधि द्वारा प्राप्त होता है साथियों। तो यहाँ पर विश्लेषण विधि जो है सही जवाब है, क्योंकि विश्लेषण विधि में जो है छात्र अज्ञात से ज्ञात की ओर जाते हैं और वो ज्ञान क्या होता है साथियों? काफ़ी अस्थायी ज्ञान होता है। तो नोट कर लेंगे साथियों कि विश्लेषण विधि द्वारा, यदि यही प्रश्न विज्ञान में आएगा तो वहाँ पर प्रयोगशाला विधि आंसर हो जाएगा साथियों, लेकिन गणित के संदर्भ में क्या होगा? विश्लेषण विधि द्वारा जो ज्ञान अर्जित किया जाता है वो अस्थायी होता है साथियों। जी हाँ साथियों, चलते हैं अगले प्रश्न पर जो 93 नंबर पर दिया गया है। गणित शिक्षण की कौन सी विधि तार्किक प्रतिपादन की विधि है? जी हाँ साथियों, नंबर ए आगमन विधि, नंबर 2 विश्लेषण विधि, नंबर 3 संश्लेषण विधि, नंबर 4 निगमन विधि। जी हाँ साथियों, 93 नंबर का प्रश्न फिर एक बार आ गया है जो कि तार्किक प्रतिपादन की विधि। गणित शिक्षण की कौन सी विधि जो कि तार्किक प्रतिपादन की विधि है? जी हाँ साथियों, पहला ऑप्शन है आगमन विधि, दूसरा ऑप्शन है विश्लेषण विधि, तीसरा संश्लेषण विधि और चौथा जो है हमारा ऑप्शन है ये निगमन विधि। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा साथियों वो हो जाएगा आपका सी नंबर का ऑप्शन संश्लेषण विधि। संश्लेषण विधि जो होती है वो इसमें हम लोग ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं और ये हमारे तार्किक प्रतिपादन को की विधि है, तार्किक प्रतिपादन को बढ़ावा देती है साथियों। इसमें हम लोग ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं और तर्क के द्वारा उसको हम लोग ये क्लियर करते हैं, उसको स्पष्ट करते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर साथियों। अगले प्रश्न पर ये रहा स्क्रीन पर 94 नंबर का प्रश्न। जी हाँ साथियों, गणित शिक्षण के किस विधि द्वारा कमजोर छात्रों को ज़्यादा लाभ मिलता है? जी हाँ छात्रों, गणित शिक्षण के किस विधि द्वारा कमजोर छात्रों को ज़्यादा लाभ मिलता है? जी हाँ साथियों छात्रों, पहला ऑप्शन है विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि, आगमन विधि, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, जिस तरह से सर आगमन विधि की बात की जाए तो साथियों उसमें विभिन्न उदाहरणों द्वारा विद्यार्थियों को समझाया जाता है। विश्लेषण विधि में हम लोग अज्ञात से ज्ञात की ओर चलते हैं, यह अस्थायी ज्ञान देता है। संश्लेषण विधि में हम लोग ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर 3 विधियों के नाम दिया गया है और चौथे में इनमें से कोई नहीं दिया गया है साथियों। तो ये जो 94 नंबर का जो प्रश्न है, कमजोर छात्रों के लिए ज़्यादा लाभदायक जो विधि होता है संश्लेषण विधि होता है, जिसमें हम लोग ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं। जी हाँ छात्रों,
चलते हैं अगले प्रश्न पर, जो कि 95 नंबर का प्रश्न है। एक आदमी ने 6 रुपए में 4 कलमें खरीदी और 2 रुपए प्रति कलम की दर से बेच दिया, तो उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ? जी हाँ छात्रों, 6 रुपए में 4 कलम खरीदी जाती है। 6 रुपए में कितने कलम खरीदी जाती है? 4 कलम खरीदी जाती है। और ये क्रय मूल्य हो गया कितना साथियों? सीपी 6 रुपया हो गया। और सीपी कितना हो गया? क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस 6 रुपया हो गया। और 2 रुपए प्रति कलम की दर से बेची जाती है, तो टोटल 4 कलम है और उसको 2 रुपया के प्रति दर से बेचा जाता है, तो 4 गुना 2 यानी कि 8 रुपया में बेच दिया जाता है। 6 रुपया में खरीदा जाता है और 8 रुपया में बेच दिया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि 8 रुपया में बेचा गया और 6 रुपया में खरीदा गया। सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 8। तो 8 माइनस 6 कितना हो जाएगा हम लोग का साथी? 8 माइनस 6 हम लोग करेंगे तो 2 रुपया, यानी 2 रुपया का लाभ होता है। तो इस लाभ को क्या चीज में बदलना है साथियों? प्रतिशत लाभ में हम लोग को बताना। किस चीज में बताना है? प्रतिशत लाभ में। तो प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला हमें ज्ञात होना चाहिए। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है साथियों? लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य, यानी कि सीपी। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है साथियों? लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य, यानी कि सीपी। तो लाभ हमारा कितना था साथियों? 2 रुपये का था, गुना 100 और बटे क्रय मूल्य हमारा क्या है साथियों? 6 रुपया है। तो इसको काट देते, 2 3 के 6 हो गया। 100 बटे 3, 100 बटे 3 को हम लोग लेकर के आएंगे, तो इसका पहला ऑप्शन यानी कि 33.1/3 जो दिया गया है ऑप्शन, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। 33.1/3 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। थोड़ा सा क्लियर करके समझ लेते हैं। तो 6 रुपया में खरीदा गया था 4 कलम और 2 रुपए प्रति कलम के हिसाब से इसे बेच दिया गया। जी हाँ साथियों, 6 रुपया में 4 कलमों को खरीदा गया था और 2 रुपए प्रति पेन के हिसाब से बेच दिया गया था। 2 रुपया का लाभ हुआ, तो लाभ प्रतिशत निकाले तो 2 गुना 100, 2 गुना 100 बटे क्या हो गया? क्रय मूल्य 6, यानी 200 बटे 6, यानी 100 बटे 3 का आया। और 100 बटे 3 को जब हम लोगों ने सॉल्व किया तो 33.1/3। जी हाँ साथियों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा आपके स्क्रीन पर। जब हम बालकों के समक्ष बहुत से तथ्य, उदाहरण या वस्तुएं प्रस्तुत करते हैं और फिर उनसे स्वयं निष्कर्ष निकालने का प्रयास करते हैं, तब शिक्षण के आगमन विधि का प्रयोग करते हैं। आगमन विधि में हम लोग जानते हैं कि विभिन्न उदाहरणों के द्वारा बच्चों को सिखाया जाता है। जैसे गाय के भी 4 पैर होते हैं, तो शेर के भी 4 पैर होते हैं, तो बकरी के भी 4 पैर होते हैं, तो वो सादृश्यता से समझ जाते हैं। तो ये कथन किसका है? ये कथन किस किस गणितज्ञ ने दिया है या किस दार्शनिक ने दिया है? लैंडन का, प्रोफेसर हॉब्सन का, जोसेफ विस्टर का और स्टेनर का। जी हाँ साथियों, इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ये लैंडन का ये कथन है कि जब हम बालकों के समक्ष बहुत से तथ्य, उदाहरण या वस्तुएं प्रस्तुत करते हैं और फिर उनसे स्वयं के निष्कर्ष निकालने का प्रयास करते हैं, तब शिक्षण की हम आगमन विधि का प्रयोग करते हैं। ये आगमन विधि की जो है परिभाषा है साथियों, ये लैंडन का कथन है। लैंडन ने इस कथन को दिया है साथियों। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा आपके स्क्रीन पर जो 97 नंबर का प्रश्न है। जी हाँ साथियों, गणित के संक्रिया पर आधारित प्रश्न है। वीडियो यदि पसंद आ रहा है साथियों तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे साथियों। आप इससे जो है कि स्मार्ट ज्ञान अड्डा टीम का मनोबल बढ़ेगा। जी हाँ साथियों, चलते हैं बिना समय को बर्बाद करते हुए 97 नंबर के प्रश्न। 5,000 रुपया का 5 वर्ष का 2% की दर से ब्याज ज्ञात करे। जी हाँ साथियों, काफी आसान सा प्रश्न है जो सिंपल इंटरेस्ट का सवाल होता है। PRT/100 यानी मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। PRT मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। ये इस फॉर्मूले पर आधारित है। तो मूलधन यहाँ पर क्या है साथियों? 5,000 रुपया है। समय कितना है साथियों? 5 वर्ष का है। और दर कितना है? 2% का है। बटे कितना है? 100 को हम लोग को दे देना है। 1 0 1 0 और इधर से 1 0 फिर 1 0, 2 कट गया तो 2 5 10, 10 गुना 50 बराबर कितना हो जाएगा साथियों? 500 रुपया। इस तरह से जो इसका ऑप्शन दिया हुआ है 600 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये और 800 रुपये, तो सबसे सही जवाब क्या हो जाएगा? 500 रुपया इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। 98 नंबर का प्रश्न यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं। अध्यापक को अपने चाहिए कि वह अपने शिष्यों के ज्ञान का फल तोड़ने के लिए अध्यापक को चाहिए कि अपने शिष्यों का ज्ञान का फल तोड़ने के लिए वे स्वयं के पंजों पर उचकने दे। ये किसका कथन है? वे स्वयं के पंजे पर उचकने दे। ये किसका कथन है? जोसेफ लिस्टर का, जोसेफ लैंडन का, प्रोफेसर हब्सन का? इनमें से कोई नहीं। अध्यापकों को चाहिए कि वे अपने शिष्यों को ज्ञान का फल तोड़ने के लिए वे स्वयं के पंजों पर उचकने दे। यह किसका प्रश्न है? ए नंबर में जोसेफ लिस्टर का, बी नंबर में जोसेफ लैंडन का, सी नंबर में प्रोफेसर हब्सन का और डी नंबर में इनमें से
कोई नहीं। जी हाँ साथियों, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका जवाब क्या होगा साथियों? हब्सन ने ऐसा कहा था कि यदि अध्यापक को चाहिए कि वो शिष्यों को अपने ज्ञान का फल तोड़ने के लिए कहे तो स्वयं के पंजों पर उचकने दे, यानी कि खुद से वो प्रयास करे ताकि वो ज्ञान को प्राप्त कर सके। ये किसका कथन है साथियों? हब्सन के द्वारा ये कथन दिया गया है साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न पर, जो 99 नंबर का प्रश्न है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल होता है। काफी पहले से हम लोग जानते आ रहे हैं साथियों, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री और 170 डिग्री। तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल जो होता है, तीनों अंतकोण जो होता है, तीनों को मिलाकर चाहे कितना बड़ा या कितना ही छोटा त्रिभुज क्यों ना हो, वो 180 डिग्री होता है। काफी आसान सा प्रश्न है साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 100वें नंबर का प्रश्न आपके बीच आ रहा है साथियों। एक विद्वान के कथनानुसार अधिक प्रशिक्षण तथा कम ज्ञान का योगफल बराबर होता है। जी हाँ साथियों, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक विद्वान के कथनानुसार अधिक प्रशिक्षण तथा कम ज्ञान का योगफल बराबर होता है संश्लेषण विधि के, निगमन विधि के, आगमन विधि के और प्रयोगशाला विधि के। इनमें से कौन सा जवाब इस प्रश्न का सही जवाब होगा साथियों? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा, आगमन विधि इसका सही जवाब हो जाएगा। आगमन विधि, जहां विभिन्न उदाहरणों द्वारा उसको भाव को स्पष्ट किया जाता है साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 101 नंबर का जो प्रश्न है आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। साधारण ब्याज का किस दर से 750 रुपया का 5 वर्ष में मिश्रधन 900 रुपया हो जाएगा? यहाँ पर मिश्रधन दिया गया है साथियों 900 रुपया और मूलधन कितना दिया गया है? 750 रुपया। तो 900 में आप 750 को घटा देंगे तो कितना बचेगा? 150 रुपया आपका क्या आ जाएगा साथियों? ब्याज आ गया। कितना आ गया? 150 रुपया आपका ब्याज आ गया साथियों। 150 रुपया आपका क्या हो गया साथियों? ब्याज कितना हो गया? 150 रुपया। 900 में हम लोगों ने 750 को घटा दिया और यहाँ पर समय कितना दिया है? 5। तो दर हम लोग को निकालना है। दर बराबर क्या होगा साथियों? आर बराबर ब्याज गुना 100 SI गुना 100 बटे मूलधन गुना समय इंटू P इंटू T। इस फार्मूला का हम लोग यूज करेंगे तो हमारा ब्याज कितना हो गया? 150 हो गया साथियों, और 100 से इसको गुना करेंगे फार्मूला के अनुसार। P हमारा कितना है साथियों? 750 रुपया है। P कितना है? 750 रुपया। और समय कितना है साथियों? हमारा 5 वर्ष का समय है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि 0 0 यहाँ पर कट गया, ये 15 5 75 कट गया, और 5 से 20 बार में यहाँ पर 100 कट गया, और 5 से फिर 4 बार में यहाँ पर 20 कट गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इस सवाल का सही जवाब क्या है यहाँ पर साथियों? ऑप्शन ए नंबर इस सवाल का क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा साथियों। ये ब्याज पर आधारित है, सिंपल इंटरेस्ट पर आधारित सवाल है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, जो 102 नंबर का प्रश्न है सर साथियों। काफी महत्वपूर्ण सवाल दिख रहा है यहाँ पर। एक बर्तन द्रव से भरा है जिसमें 5 अंश दूध और 3 अंश पानी है। 5 अंश दूध और 3 अंश कितना है? पानी है साथियों। इस मिश्रण में से कितनी मात्रा निकाल ली जाए और उसके स्थान पर उतना ही पानी भर दिया जाए? ध्यान दीजिएगा साथियों, जितना उसमें से निकालना है मिश्रण में से, दोनों निकलेगा दूध पानी, और उतना ही पानी भर दिया जाए, ताकि अब आधा दूध और आधा पानी हो जाए। काफी भारी सवाल, महत्वपूर्ण सवाल दिख रहा है साथियों यहाँ पर। उस मिश्रण से कितना मिश्रण निकाल दिया जाए और उसमें कितना डाल दिया जाए, ताकि उसमें उतना ही आधा दूध और आधा पानी हो जाए साथियों। तो इस प्रश्न का जवाब हम लोग लेते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं कि मिश्रण के क्या है। बर्तन में 2 द्रव हैं। एक द्रव का आयतन को हम लोग क्या मान लेते हैं साथियों? एक द्रव के आयतन को हम लोग क्या मान लेते हैं कि V मान लेते हैं। टोटल आयतन को क्या मान लेते हैं? V मान लेते हैं टोटल आयतन को। और उसमें से क्या करते हैं साथियों कि उसमें से हम लोग x लीटर द्रव को निकाल लेते हैं साथियों। टोटल को हम लोगों ने क्या माना? V मान लिया, और x लीटर द्रव को निकाल लिया साथियों। अब इस प्रकार हम लोग देख लेते हैं कि उतना ही जितना द्रव x निकालेंगे और उतना ही हम उसमें फिर डालेंगे। क्या डालेंगे? पानी डालेंगे। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि द्रव में दूध का अंश कितना है साथियों? दूध के अंश की यदि हम लोग बात करें मिल्क की, तो 5 अंश है, तो 5/8। टोटल 5 और 3 कितना हो जाएगा साथियों? 8। और 8 में से हम लोग कितना निकालेंगे? V माइनस एक्स करेंगे, यानी कि 8 इंटू V माइनस एक्स हो जाएगा। तो इसके बाद जो हमारा ये समीकरण आएगा, ये एक समीकरण बनेगा। 5 इंटू V माइनस एक्स हो गया। और उसके बाद जब पानी की हम लोग बात करेंगे साथियों, तो पानी का कितना है? 3 अंश पानी है। टोटल मिश्रण 5 + 3 यानी 8 है।
तो उसमें से क्या कर लेंगे हम लोग, पानी में से भी ये निकला है तो v माइनस एक्स को निकाला गया है, तो जितना निकाला गया है उतना ही उसमें क्या हम लोग करते हैं, उतना ही वो पानी उसमें जोड़ दिया जाता है। तो ये इसमें हम लोग फिर x को प्लस कर देंगे, तो ये 5/8 इंटू वी माइनस एक्स जो होगा ये 3/8 इंटू वी माइनस एक्स प्लस एक्स के क्या होगा, बराबर होगा साथियों। तो इसको नोट कर लेना है और इसको फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जो हमारा समीकरण आया वो क्या आया है साथियों कि 5/8 इंटू वी माइनस एक्स इक्वल टू 3/8 इंटू वी माइनस एक्स प्लस एक्स, प्लस क्या है साथियों, एक्स है। तो इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। तो ये हमारा एक समीकरण निकल करके आएगा इसमें से। तो क्या समीकरण निकल जाएगा, तो ये 5/8 भी यानी 5v/8 माइनस 5x/8 इक्वल टू 3v/8 माइनस 3x/8 जोड़ x प्लस यहाँ पर x हो जाता है साथियों। तो यहाँ पर हम लोग v को एक तरफ लेकर के आ रहे हैं साथियों, 5v/8 ये वाला इधर आ लेके आते हैं, तो माइनस 3v/8 इक्वल टू जो हो रहा है हमारा माइनस 3x/8 और ये प्लस हो जाता है हमारा 5x/8 प्लस यहाँ पर x हो जाता है साथियों। यहाँ पर हम लोग 8 को एलसीएम ले लेते हैं साथियों, तो यहाँ पर 5v माइनस 3v हो जाता है इक्वल टू, यहाँ पर भी हम लोग 8 को एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पर जो हमारा आ रहा था आता है माइनस 3x प्लस 5x और ये 8 से गुना हो जाएगा प्लस 8x। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो है हमारा 5v माइनस 3v आता है बाई 8 और यहाँ पर जो हमारा आता है सॉल्यूशन के बाद ये 5x और 8x 13x में 3x चला जाएगा, तो कितना बचेगा साथियों 10x/8। तो इस चीज़ को हम लोग ध्यान में रखेंगे कि हमारे पास अभी क्या आया 5v माइनस 3v/8 और इंटू इधर जो आया 10v/8, तो ये 8 को हम लोग काट सकते हैं साथियों। तो अब हमारे पास जो ये समीकरण आ रहा है ये 5v में से 3v भी घट जाएगा, तो कितना बचेगा साथियों 2v बचेगा। तो 2v बराबर 10x क्या आ गया हमारे पास, नोट कर लेंगे साथियों 2v बराबर 10x। इसको हम लोग ले लेते हैं कि हमारे पास अब क्या आया 2v बराबर 10x। तो इसको हम लोग यदि ये करेंगे तो v का मान यदि हम लोग निकालना चाहेंगे तो v का मान यहाँ पर तो x का निकालना था क्योंकि x कितना भरा जाए, तो x का मान यदि हम लोग इसको निकालना चाहेंगे साथियों तो x का मान क्या निकलेगा 2v/10। x का मान कितना निकलेगा 2v/10, 2 से 10 को काट देंगे तो 1/5 यानी कि 1/5v। x का मान कितना निकला साथियों 1/5v यानी कि टोटल मिश्रण का 1/5वां हिस्सा। इस तरह से इस सवाल का सही जवाब क्या होगा साथियों वो 1/5 भाग। तो इस तरह के सवाल को यदि आप बनाएंगे तो बनाने के बाद क्या होगा साथियों कि आपको याद हो जाएगा। जैसे आपने देखा कि एक बर्तन में 5 अंश दूध और 3 अंश पानी है तथा उतना इस मिश्रण में से उतना ही मात्रा निकाला गया और उसके स्थान पर उतना ही पानी भर दिया गया ताकि आधा दूध और आधा पानी हो जाए, तो उस मिश्रण में मैंने कितना निकाला गया। तो इसका आंसर 1/5 भाग यदि आप एक बार याद कर लेते हैं साथियों तो आप बनाते हैं तो आपको याद हो जाता है। तो ये सवाल यदि आपको एग्जाम में आता है तो आप बिना बनाए ही इसको देख करके ही इसका उत्तर रख सकते हैं, और यदि बनाने का तरीका आपको पता है तो आप इसको बना भी सकते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर साथियों। आपके बीच स्क्रीन पर ये आ रहा है साथियों 103वें नंबर का प्रश्न है साथियों, ये आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। 103 नंबर का प्रश्न है XY एक कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं, YZ 15 दिनों में तथा ZX उसी कार्य को 20 दिनों में करते हैं। यदि तीनों मिलकर उस काम को करे तो वो कितने दिनों में उस काम को पूरा कर पाएंगे। जी हाँ साथियों, यदि एक दिन का हम लोग इसमें काम निकालें x और y का तो ये 1/12 हो जाएगा, YZ का 1/15 हो जाएगा और ZX का 1/20 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग को यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर x, y और z दोनों क्या है, यहाँ पर XY है, यहाँ पर YZ है और यहाँ पर ZX है। तो ये दोनों ही क्या है दो दो बार काम कर रहे हैं। तो इस तरह से एक समीकरण यहाँ पर क्या प्राप्त होता है 2 × 1 + x जोड़ 1 + y जोड़ 1 + z 1/z सॉरी,
ये प्राप्त होता है क्योंकि दोनों काम कर रहे हैं, एक दिन का काम हम लोग निकाल रहे हैं, तो ये क्या कितना निकलेगा 1/12 जोड़ 1/15 यहाँ से, और 1 क्या निकलेगा, एक दिन का कार्य निकालेंगे तो 1/20। तो ये 12, 15 और 20 का जो हम लोग एलसीएम लेंगे साथियों, तो ये 60 हो जाएगा एलसीएम। 12 5 60, 15 चौके 60 और 20 दिया 60, 5 4 9 3, 12/60 आ जाएगा। इस तरह से हम लोग 12 से काट देंगे तो 5 बार में कट जाएगा, तो 1/5 इसका क्या निकल रहा है आंसर साथियों कि 1/5, 1/5। और यहाँ पर क्या है, ये 2 से 5 क्या कर देंगे हम लोग साथियों, जब इधर लेके जाएंगे एक दिन का काम XYZ का, तो 5 2 से क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। इस तरह से क्या हो जाएगा इसका सही जवाब कि 10 दिन में ये इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों, कितना, 10 दिन। जी हाँ साथियों, ये जो 10 दिन का इसमें जो जवाब दिया गया डी नंबर ऑप्शन में, ये इसका बिल्कुल सही जवाब है साथियों। इसको टिक कर लेंगे साथियों। अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं जो कि 104वें नंबर का प्रश्न है साथियों। तो एक 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक पुल को 90 मीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए 21 सेकंड में पार कर लेती है, तो पुल की लंबाई ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण सवाल है साथियों, कई बार परीक्षा में वो आते ही रहता है। तो 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही है, 21 सेकंड में पुल को पार कर लेती है, तो उसकी पुल की लंबाई बताना है। तो रेलगाड़ी कितनी है साथियों, 130 मीटर की रेलगाड़ी है और पुल की लंबाई को हम लोग x मान लेते हैं, तो 130 जोड़ x बराबर क्या होता है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा को हम लोग मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, क्योंकि यहाँ पर मीटर में डाटा दिया गया है। तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, 1000/3600 से गुना करना पड़ता है। 1000/3600 से गुना करते हैं 1000/3600 से, तो ये कट के कितना आता है साथियों, 5/18 आता है। कितना आता है, 5/18। फिर 18 5 90, इस तरह से 5 25, यानी कि 25 मीटर प्रति सेकेंड के रफ्तार से वो क्या जा रही है। 90 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब क्या हुआ, 25 किलोमीटर प्रति सेकेंड हुआ साथियों। तो 130/x जो पुल की लंबाई है, ये 25 मीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से जो ट्रेन चल रही है कितने सेकंड में, वो 21 सेकंड में इसको पार कर लेती है। तो 25 से इधर हम लोग को 21 को गुना कर देते हैं, तब 25 से 21 को गुना करेंगे तो कितना आएगा साथियों, 25 एकम 25 और 25 एकम 25 का 5 हाथ रहा 2, 25 दूना 50 और 2 52, 25 दूना 50 और 2 कितना होता है, 52, 525 हो जाता है। इधर ये x का मान को हम लोग निकालेंगे साथियों, तो इस 130 को आकर के इधर क्या कर देंगे हम लोग, माइनस कर देंगे। इस तरह 5 में 0 चलेगा तो 5 निकलेगा साथियों, इधर 12 में 3 निकलेगा, इधर 9 निकलेगा साथियों, और 4 में 1 जाएगा तो 3 निकलेगा। इस तरह से हमारा कितना जवाब होता है, 395 मीटर पुल की लंबाई हो जाती है। काफी महत्वपूर्ण सवाल है साथियों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर साथियों। 105वें नंबर का सवाल है, एक मकान की कीमत 40,000 रुपये है और उसमें रखे गए सामान की कीमत 15,000 और उसमें रखी गई वस्तुओं को अग्नि के विरुद्ध उसके मूल्य के 80% पर बीमा कराने में कितना प्रीमियम प्रति वर्ष देना होगा, यदि प्रीमियम 7.5% है। जी हाँ साथियों, इस सवाल को हम लोग लेते हैं। प्रीमियम की दर कितना है, 7.5% है, और ये टोटल कितना हो गया, 40,000 जोड़ 15,000, यानी कि 55,000 रुपया का हम लोगों को बीमा करवाना है। तो 55,000 का किस हिसाब से बीमा करना है, तो 55,000 का 80% के हिसाब से। तो 80% मतलब 80/100, तो 1020 काट दिए। अब इसको हम लोग गुना कर लेंगे कि हमारा बीमा हो कितने अमाउंट का रहा है, 800 साथियों, 800 और 8 5 40 का 0 हाथ रहा 4, 8 5 40 और 4 44, यानी कि एक्चुअल हमारे 44,000 रुपये का बीमा हो रहा है। अब 44,000 का जो बीमा हमारा कंपनी कर रही है, तो उसका प्रीमियम कितना देना पड़ेगा, तो 7.5% के हिसाब से था, 7.5/100। इसके पॉइंट को उड़ा देंगे साथियों, तो इसके लिए हम लोग 1 0 दे देंगे। तो यहाँ पर 1 0 2 0 3 0 और यहाँ पर 1 0 2 0 3 0 को हम लोग काट लेंगे। अब हमारे पास क्या बच जाता है साथियों, 75 गुना 44, क्या बच जाता है साथियों, 75 गुना 44। 75 को 44 से हम लोग गुना कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इसका सही जवाब आ जाएगा 75 गुना 44। तो 75 गुना 44 को हम लोग देखते हैं, यहाँ पर 4 5 20, 20 का 0 हो गया साथियों, और हाथ रहा 2, इस 2 को रखना है, 4 5 20 और 4 7 28 और 2 30, 30 और 20 कितना हो गया साथियों, 50, 50 का 0 दे दिया, हाथ रहा 5, 4 7 28 और 5 33, कितना हो गया साथियों, 33। या ट्रिक्स के द्वारा हम लोगों ने गुना को किया है, 4 5 20 पहले ले लिया, हाथ में 0,
हाथ पे रहा 2, 4 5 20 और 4 7 28, 20 और 28 48 और 2 50 का शून्य हाथ रहा 5, 4 7 28 और 5 33, 33 यहाँ पर कितना है साथियों 33 है। इस तरह से 3300 रुपया हमारा क्या हो जाता है साथियों, सही जवाब हो जाता है इस सवाल का 3300 रुपया। ए नंबर ऑप्शन जो दिया हुआ है बिल्कुल सही जवाब है इसका साथियों, नोट कर लिया जाए 3300 रुपया। 106 नंबर के प्रश्न पर चलते हैं साथियों। जो 106 नंबर का यहाँ पर प्रश्न दिया गया है वो मैथ का है साथियों, इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जा रहा है साथियों। तो जब तक मैथ के प्रश्न को हल नहीं किया जाएगा व्याख्यात्मक रूप से तब तक वो हम लोग उसको सही ढंग से ये भी नहीं कर पाएंगे साथियों। इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखें, वीडियो को देखें और जल्दी वीडियो फिर समाप्त भी होगा साथियों। तो 1.1/3 माइनस 3.1/8 भागा 6 माइनस 2.3/4 माइनस 11/12 का मान निकालना है साथियों। तो यहाँ पर 4 एकम 4 3 7/4 यहाँ पर क्या आया साथियों 7/4 आ गया। यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट है 8 या 24 एक 25/8 आ गया साथियों। यहाँ पर मझली ब्रैकेट है 6 माइनस यहाँ पर जो है छोटी ब्रैकेट है 2 चौके 8 3 11/4 आ गया साथियों। साथ ही साथ माइनस में फिर आ गया 11/12 आ गया साथियों। तो इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। तो पहले हम लोग यहाँ पर 12 और 4 का एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पर 12 और 4 का एलसीएम कितना जाएगा साथियों 12 चला जाएगा साथियों 12। तो 4 तिया 12 और 11 तिया 33 यहाँ पर आ गया हमारा साथियों। माइनस 12 से 12 को देंगे 1, यहाँ पर 11 आ गया साथियों। तो ये हमारा यहाँ पर आ गया। यहाँ पर -6 है साथियों। और फिर मझली ब्रैकेट 25/8 है साथियों और इधर हमारा 7/4 है साथियों। तो 33 में 11 चला जाएगा 22। तो यहाँ पर हमारा क्या निकल के आ रहा है साथियों 7/4 जो बड़ी ब्रैकेट है। उसके बाद 25/8 6 माइनस 22/12 कितना आ गया साथियों 22/12। तो यहाँ पर हम लोग 12 को एलसीएम ले लेते हैं साथियों। 12 छके 72 और माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 22 हो जाएगा साथियों। 72 में कितना घटा देंगे हम लोग 22 को घटा देंगे साथियों। तो इस तरह से हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर 72 माइनस हमारा क्या आ जाता है साथियों 22 आ जाता है साथियों। तो ये देख लेते हैं हम लोग। इसको देखने के लिए फिर हमको आगे जाना पड़ेगा। यहाँ पर थोड़ा सा मोबाइल के स्क्रीन पर 72 माइनस 22/12 72 में 22 से हम लोग यदि घटा दे तो कितना हमारे पास निकल करके सामने आएगा। 72 में 22 घटा देंगे तो 0 और 7 में ये तो 5 50/12 आएगा। 50/12 को जब हम सॉल्व करेंगे साथियों तो ये 25/12 आ जाएगा। यहाँ से हमारा क्या निकलेगा साथियों 50/12 को 25/12 निकल करके ये सारे को सॉल्व करने के बाद कितना आएगा साथियों हमारा 25/12 आ जाएगा। तो 7/4 इंटू 25/8 25/8 के बाद यहाँ पर यहाँ पर भाग का सिंबल दिया गया है साथियों, मिस हो रहा था। यहाँ पर भाग का सिंबल है और भाग का सिंबल है। तो अब इसको हम लोग ले लेते हैं साथियों 7/4 हमारा निकल करके आया था साथियों। 7/4 इन 7/4 यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, ब्रैकेट है। ये 8 या 24 एक 25/8 है और साथ में भागा कितना आया हमारा साथियों भाग में कितना आया 25/6 आया 25/6 आया। 25/6 को हम लोग ले लेते हैं। तो भाग गुना में जाएगा तो पलट जाएगा साथियों 7/4 माइनस हमारा हो गया 25/8 और गुना 6/25। यहाँ पर 25 कट जाता है साथियों 3 से और ये 4 दूना 8 कट जाता है। 7/4 माइनस 3/4 यहाँ पर हो जाता है साथियों। 4 एलसीएम हम लोग ले लेते हैं तो 7 माइनस 3 हो जाता है। तो इस तरह से 4/4 यहाँ पर आता है, दोनों कट जाता है। तो यहाँ पर एक आंसर हमारा क्या हो जाता है इस सवाल का सही जवाब ये डी नंबर में जो दिया गया ऑप्शन है ये बिल्कुल सही जवाब है साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न पर। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसका 1050 1250 और 1650 से भाग देने पर क्रमशः 43 31 तथा 7 शेष बचे। जी हाँ साथियों, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसमें हम लोग 1050 1250 और 2 प्रश्न को लेने के बाद वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है साथियों, तो वीडियो को छोड़ दिया जाएगा। तो सिर्फ 2 प्रश्न अब लेंगे, फिर अगले वीडियो में फिर इसको लेंगे। तो 1050 1250 और 1650 से भाग देने पर क्रमशः 43 31 और 7 शेष बचे। 106 नंबर का जो 107 नंबर का जो प्रश्न है ये ले लेते हैं। तो हम लोग इस सवाल को बनाने के लिए क्या करेंगे साथियों, तो सबसे पहले जो शेष बच रहा है उसको घटा देंगे। तो 1050 में हम लोग साथियों 1050 में हम लोग कितना घटाएंगे साथियों
43 को घटाएंगे और इससे क्या निकलेगा साथियों, तो इसमें से हमारा 1007 निकल जाएगा साथियों। फिर हम लोग देखेंगे 1250 में हम लोग क्या घटाएंगे साथियों, तो 1250 में हम लोग घटाएंगे जो यहाँ पर 31 दिया गया है साथियों, 1250 में 31 को घटा देंगे तो कितना बचेगा साथियों, हमारा 1219 बचेगा साथियों। इसके बाद हमारे पास क्या है साथियों, 1650 है, 1650 में हम लोग क्या घटाएंगे साथियों, 7 घटाएंगे साथियों, तो हमारे पास क्या निकलेगा, ये हमारा 1643 निकलेगा साथियों, 1643। तो अब हमको इनमें से बड़ी संख्या ज्ञात करना है जो सबको भाग दे दे, तो इसका हम लोगों को 1007, 1219 और 1643 का क्या निकालना पड़ेगा साथियों, हम लोगों को इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो भाग विधि से भी निकाल सकते हैं और हम लोग दूसरे विधि से भी निकाल सकते हैं। तो 1007 को हम लोग लेकर के चलते हैं, कितना 1200, 1007 को हम लोग किस में भाग देते हैं, 1007 भाग देते हैं किसमें, 1219 में, 1219 में 1007 से भाग देते हैं साथियों। तो एक बार में हम लोग दे देंगे इसको 1007 हो जाएगा, 1007 हो जाएगा इसमें। तो 9 19 में से 7 गया, 9 में 7 गया 2, और यहाँ पर 1 में से 0 गया 1, और यहाँ पर फिर 1 आ जाता है साथियों, 112 यहाँ पर आ जाता है, 112 और 112 यहाँ पर सॉरी 212 यहाँ पर आ जाता है, 2 यहाँ पर आएगा साथियों 212। अब 212 में 1007 को हम लोग भाग देते हैं तो ये 212 4 बार में जाएगा साथियों, 848 यहाँ पर आ जाता है साथियों, 159 निकलता है। यहाँ पर ये 212 यहाँ लेकर के आते हैं साथियों, इसको एक बार में देते हैं हम लोग 159, और इसमें से माइनस करने के बाद 53 आता है, 53 को 159 से देते हैं तो ये जो है कि 3 बार में ये कट जाता है 159, तो 159 कट गया। अब 53 को हम लोग क्या करते हैं साथियों, जो हमारा अगला संख्या बचा है जो 1650 में घटाने के बाद कितना संख्या आया था, 1643 में इसको हम लोग भाग लगाएंगे तो ये 33 बार में देंगे, और 3 बार में कितना आएगा साथियों, 159 आएगा। 159 इसको जब माइनस करेंगे तो 3 तो इधर है ही और इधर से 5 आएगा यानी कि 53, फिर 53 है यानी कि 53 को एक बार में यहाँ पर देंगे तो 53 हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इस तरह से 31 बार में कट जाएगा। इस तरह से इस सवाल का सही जवाब क्या होगा साथियों, 53 इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों, 53 इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों। अगला 108 नंबर का प्रश्न लेते हैं साथियों। 27 व्यक्ति किसी काम को 25 दिनों में कर सकते हैं। यदि काम शुरू करने के बाद 5 दिन के बाद 9 व्यक्ति और आ गए तो काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। जी हाँ साथियों, 27 व्यक्ति किसी काम को 25 दिन में कर सकते हैं तो काम कितना का हुआ, 27 गुना 25 का काम हुआ। अब क्या होता है कि 5 दिन काम किया, कितना व्यक्ति ने काम किया, 27 व्यक्ति ने 5 दिन तक काम किया तो इतना हो गया काम। तो पहले 27 गुना 25 को हम लोग निकाल लेते हैं, तो 25 गुना 7 यानी कि 175 होता है का 5 हाथ में रहा 17, 25 गुना 50 और 17 कितना होता है साथियों, 67 होता है, यानी कि टोटल 675 दिन का काम होना है। तो 5 दिन पहले काम हो गया तो कितना काम बच गया, 5 से 27 को गुना कर देते हैं, 5 7 35 का 5 हाथ रहा 3, 5 गुना 10 और 3 13, 135 दिन का काम यहाँ पर हो चुका है साथियों। तो 675 में जब 135 को हम लोग माइनस करेंगे तो ये 5 में 5 गया 0, 7 में 3 गया 4 और 6 में 1 गया 5, यानी 540 दिन का काम बच गया। अब हमारे पास कितने लोग आ गए, पहले 27 थे, 9 व्यक्ति और आ गए, तो 27 और 9 कितने हो गए साथियों, तो 36 व्यक्ति हो गए हमारे पास काम करने के लिए। तो 36 व्यक्ति ये काम करेंगे तो इसको कटा 18 दूना 36 और 18 तिया 54, 2 से फिर कटाएंगे तो ये इसको 15 बार में कट जाएगा। तो और 15 दिन काम करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। तो पहले का था 5 दिन का काम और अभी 15 दिन का, यानी कि 20 दिन में ये काम पूरा समाप्त हो जाता है साथियों। इस तरह से इस सवाल का सही जवाब क्या होता है साथियों, सी नंबर का देखो जो जवाब है जो 20 दिन का है, ये इसका इस प्रश्न का सही जवाब है। जो सी नंबर का जवाब दिया गया है 20 दिन का, इसका ये सही जवाब है। लेते हैं 109वें नंबर के प्रश्न को साथियों, और काफ़ी लंबा वीडियो हो रहा है इसलिए वीडियो को 1-2 सवाल को लेकर के बंद कर दिया जाएगा साथियों। तो काफ़ी लंबा वीडियो नहीं करेंगे ताकि वीडियो उबाऊ ना हो, आपको इंटरेस्ट हमेशा पढ़ाई में बना हुआ रहे, इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा साथियों। तो लेते हैं 15 वर्ष बाद अनिल की आयु उसके 15 वर्ष पहले की आयु की 4 गुनी हो तो हो जाएगी, तो अनिल की वर्तमान आयु बताइए। जी हाँ साथियों, जो कि 15 वर्ष के बाद हो जाएगा। मान लीजिए इसका वर्तमान आयु x है तो x + 15
जो 15 वर्ष पहले की उसकी आयु थी, तो x माइनस 15 इससे कितनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। बस इसी समीकरण को सॉल्व कर देना है। x प्लस 15 बराबर फॉर x माइनस 60। तो इसको इधर हम लोग लेकर के आते हैं, तो x माइनस फॉर x बराबर क्या हो जाता है, माइनस 60 और माइनस ये 15 इधर आकर के माइनस हो जाएगा 15। यहाँ पर 3x निकल करके सामने आ रहा है, बराबर हो जाएगा 15 और 75 60 और 15 कितना होगा 75, माइनस माइनस कट जाएगा साथियों। x बराबर 75/3 निकल जाएगा, तो 75 से 3 को काटेंगे तो 25 बने। इस तरह से उसका वर्तमान आयु कितना हो गया, 25 वर्ष हो गया साथियों। जो डी नंबर का जवाब यहाँ पर दिया गया है 25 वर्ष, ये बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। 25 वर्ष का जो जवाब डी नंबर में दिया गया है वो बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। 110वें नंबर का सवाल लेते हैं साथियों। ए तथा बी का कार्य क्षमता का अनुपात 3:2 है। यदि दोनों मिलकर काम को 6 दिनों में करते हैं तो ए अकेला उस काम को कितने दिनों में कर पाएगा। जी हाँ साथियों, ए तथा बी के कार्य क्षमता का अनुपात 3:2 है। यदि दोनों मिलकर काम को 6 दिनों में करते हैं तो ए अकेला उस काम को कितने दिनों में कर पाएगा। तो ए और बी के कार्य क्षमता का अनुपात कितना है, ए अनुपात बी हमारा कितना है साथियों, 3:2 है। ठीक है, उसके द्वारा समय का अनुपात क्या हो जाएगा, टाइम का बात करेंगे हम लोग साथियों तो पलट जाएगा, यानी कि 2:3। जिसका कार्य क्षमता ज़्यादा है उसको कम समय लगेगा, जिसका कार्य क्षमता कम है उसको ज़्यादा समय लगेगा। यदि हम लोग ए और बी का एक दिन का कार्य निकाले साथियों तो 1/2x प्लस 1/3x। इस तरह से हम लोग का क्या आ जाएगा, 6x को एलसीएम को ले लेंगे हम लोग साथियों। यहाँ से निकलेगा 3x, यहाँ से निकलेगा 2x, यानी कि यहाँ पर 5 आ जाएगा, 5/3x। तो 5/6x, 5/6x ये करते हैं और यहाँ पर 6 दिनों में काम करते हैं तो एक दिन का काम कितना होगा, 1/6 काम होगा। इस प्रकार हम लोग देखेंगे कि 5/6x कितना के बराबर हो जाएगा, 1/6 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर यदि हम इसको सॉल्व करेंगे साथियों तो यहाँ पर x का मान कितना आ जाएगा, यदि कोना कोनी इसको गुना करेंगे तो 6x बराबर 5×30, ये 5 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो 6x बराबर हो जाएगा 1/5×6, 5×6, ये 6 कट जाएगा साथियों। तो x का मान कितना आ जाएगा, 1/5, यानी कि 5 डेज। कितना होगा साथियों इस प्रश्न का उत्तर, ये इस प्रश्न का उत्तर कितना होगा साथियों, x का मान 5 हो जाएगा। तो अकेले उस काम को कितना दिनों में ए करेगा, तो चूंकि 2:3 में है तो इससे क्या होगा कि वो 2 अनुपात में काम कर रहा है ए, तो समय का अनुपात उसका 2 है, तो 5×2 यानी कि 10 दिन में उस काम को ए पूरा कर लेगा। इस तरह से इस सवाल का सही जवाब क्या होगा साथियों, 10 दिन इसका सही जवाब हो जाएगा। यदि कोई धन साधारण ब्याज की दर से किसी निश्चित दर में 10 वर्ष में 4 गुना हो जाता है तो उसका ब्याज दर निकाले। 10 वर्ष में कितना हो जा रहा है साथियों, 4 गुना हो जा रहा है, तो उसका हम लोगों को ब्याज निकालना है साथियों। तो ब्याज बराबर क्या होता है कि मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100, दर बराबर ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय। तो यह मान लीजिए कि 100 रुपये का धन है तो वो कितना हो जाता है, 400 रुपये हो जाता है, तो 4 गुना हो जाता है। 100 मान करके चल रहे हैं तो 100 रुपया का हमारे पास मूलधन है और वो 4 गुना हो जाता है, तो यानी कि 400 रुपया हो जाता है। तो उस पर हमारा ब्याज कितना बन गया साथियों, 300 रुपया उस पर हमारा क्या ब्याज बन गया था। इस हिसाब से हम लोग दर निकालते हैं, तो दर बराबर ब्याज गुना 100, चूँकि 100 की बात की है प्रतिशत, ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय। मूलधन कितना है 100 गुना समय कितना है 10 वर्ष है साथियों। तो ये 100 कट गया, 0 कट गया, तो ये यहाँ पर हमारा 30 हमारा इसका 30% क्या होता है दर। ये सही जवाब इसका आंसर हमारा आ जाता है साथियों। 30 वर्ष इसका क्या है सही जवाब है। हरी से एक वस्तु को 20% की हानि पर बेचता है, यदि वह उसे 60 रुपया अधिक में बेच देता तो उसे 20% का लाभ होता, तो उस वस्तु को हरीश में कितना में खरीदा था। जी हाँ साथियों, 112वें नंबर का प्रश्न पता था। 114 लेकर के इसको छोड़ दिया जाएगा साथियों। वीडियो को काफ़ी लंबा वीडियो हो रहा है तो इसको छोड़ दिया जाएगा, फिर नेक्स्ट अगले बार में करेंगे। तो हरीश किस वस्तु को, मान लीजिए कि x रुपये में वो वस्तु को खरीद रहा है, तो x रुपये में खरीद रहा है तो वो 120% लाभ पर उसको बेच रहा है, तो यानी कि 120x बटे 100 बराबर उसका क्या हो जाता है कि यदि उसको कितना में बेचता है 20% उसको लाभ होता है, लेकिन 20% उसको क्या हो रहा है हानि हो रहा है, तो वो 80/x में 80x बटे 100 में उसको बेच रहा है, तो उसको कितना बच रहा है, उसको 60 रुपया उसको ये हो रहा है। ठीक है,
अधिक में ये तो इस दोनों का कितना डिफरेंस निकल रहा है साथियों, 60 रुपये का निकल रहा है। जो वो पहले बेचा और उसको जो 20% लाभ पर बेचता और 20% हानि में बेचता, तो उस पर कितना लाभ निकल रहा है, 60 रुपया। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और इसका जवाब निकलेगा। तो ये 100 हो गया साथियों, ये 120x हो गया, -80x हो गया, बराबर 60 हो गया। तो 120x में 80x चला गया तो हमारा 40x निकल करके आता है साथियों। और यहाँ पर होता है 60 गुना 100, x निकालेंगे तो ये 40 इधर आ जाएगा, 60 गुना 100/40, 0 0 यहाँ पर कट जाता है साथियों। 4 से ये 25 बार में कट जाता है और 25 छके 150, यानी कि 150 इस सवाल का क्या होता है साथियों, सही जवाब। यहाँ पर 3 नंबर का जो है 150 इसका सही जवाब निकल करके आता है। तो आलोक एक वस्तु को 56 रुपया में बेचता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य एवं प्राप्त लाभ प्रतिशत के संख्यात्मक मान बराबर हो तो वस्तु को बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होता है। तो दोनों का ये संख्यात्मक मान बराबर है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है साथियों। कितना का लाभ होता है इसको हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर कितना में बेच रहा है आलोक, वस्तु को कितना में बेच रहा है। तो x रुपये में वस्तु को आलोक ने क्या है, खरीदा है साथियों। आलोक ने वस्तु को x रुपया में खरीदा है और उसको 56 आलोक 56 रुपया में बेचता है। तो उसका क्रय मूल्य एवं प्राप्त लाभ के संख्यात्मक मान बराबर हो जाते हैं, तो कितने प्रतिशत का लाभ होता है। तो x रुपया इसका हम लोग क्रय मूल्य मान करके चल रहे साथियों। x रुपया इस वस्तु का क्या है, क्रय मूल्य है x रुपया, और उसको बेचता कितना है, तो x जोड़ x का यानी कि गुना x/100, x बटे क्या होता है 100। इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये कितना इसको बेच देता है 56 रुपये में, इसको बेच देता है कितने में, 56 रुपये में। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इससे हमारा जो निकल करके सामने आएगा वो आएगा x स्क्वायर आ जाएगा साथियों, x² जोड़ 100x प्लस माइनस 5600, ये 100 से इधर गुना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5600। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे साथियों तो इससे हम गुणनखंड करेंगे, तो यहाँ पर गुणनखंड हमारा निकलेगा x + 140 और हमारा गुणनखंड निकलेगा x - 40 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पर जो x बराबर 140 माइनस में मान निकलेगा और इससे x बराबर 40 प्लस में मान निकलेगा। तो माइनस वाला मान क्या होगा कि ये अथार्थ नहीं है तो ये सही नहीं होगा, इसलिए x का मान कितना 40 निकलेगा और ये मान क्या होगा, ये सही माना जाएगा 40% का मान। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है साथियों, तो वीडियो को हम लोग यहीं पर रोकते हैं। और शुरू से अंत तक वीडियो को देखने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और आप सबों को इस चैनल को ढेर सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे ये वादा है इस द स्मार्ट ज्ञान अड्डा टीम का कि फिर एक बार आपसे मिलेंगे एक अच्छे से संकलन के साथ। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।